Hello everyone. This is again your subject corporate accounting and we start with the chapter valuation of goodwill. Valuation of goodwill का को करने से पहले हमें goodwill का मीनिंग समझना होगा. गुडविल वर्ड आपने, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, आपने अकाउंट्स किया है तो अकाउंट्स में आपने बहुत बार गुडविल वर्ड देखा होगा, सुना होगा. और गुडविल की एक वैल्यू भी होती है, बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड में लिखते हैं. तो गुडविल एक्चुअल में होता क्या है? गुडविल is the value of a reputation of a firm in respect of the profits expected in the future over and above the normal profits earned by the similar firms in the industry. कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स है, अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स होती हैं जो सेम टाइप का बिजनेस करती है. जैसे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. तो लेदर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होंगी वो सब लेदर में बिजनेस करती हैं, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जितनी भी फर्म्स होंगी वो टेक्सटाइल में काम करती हैं. तो एक इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट होना. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो कैसे डिटरमिन होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. हर एक इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिटरमिन किया जाता है. ये देखा जाता है कि कितना भी कैपिटल फर्म ने लगाया है. डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट कैपिटल लगाती हैं, लेकिन उनमें जो रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना मिलता है, हर एक इंडस्ट्री का ये फिक्स किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है कि ये 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो इट मीन्स चाहे किसी भी फर्म ने 1 लाख का कैपिटल लगाया हो तो उसे भी 10% रिटर्न मिलेगा. किसी ने 10 लाख रुपीज कैपिटल लगाए हैं तो भी उसको 10% मिलेगा अपनी कैपिटल का. ठीक है. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिटरमिन किया जाता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट तो देखिए हर एक बिजनेस में अर्न हो ही जाता है. हर एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करता ही है. तो वहां पर गुडविल का कोई भी रोल नहीं है. गुडविल कब अराइज होती है? जब किसी भी बिजनेस के अंदर उस नॉर्मल प्रॉफिट से अबव, उससे ऊपर प्रॉफिट्स होने स्टार्ट होते हैं. तो वो जो ऊपर होने प्रॉफिट स्टार्ट हुए हैं जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होते हैं. अगर वो सुपर प्रॉफिट किसी बिजनेस में होते हैं, किसी फर्म में, किसी कंपनी में होते हैं, तो उसका रीजन होता है कि वहां पर उस जो कंपनी है या वो जो बिजनेस है उसका गुडविल बहुत अच्छी है. तो हम ये कह सकते हैं कि गुडविल एक रेपुटेशन है, एक फेम है कि वो कितनी रेप्यूटेड कंपनी है. और वो रेप्यूटेड कंपनी है, उसने अपना एक नाम बनाया है अपनी इंडस्ट्री में. वो जो नाम बनाने से उस नाम का जो वो बेनिफिट लेती है, और वो बेनिफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में वो कैपेबल होते हैं. तो गुडविल देखिए, गुडविल रिप्रेजेंट्स द फर्म्स ब्रांड नेम, लॉयल कस्टमर बेस, रेपुटेशन for high quality of products, due to which firm earns more profits above the normal profits. कि किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम हो सकता है, उसका लॉयल कस्टमर बेस हो सकता है. कस्टमर बेस मतलब कि उसके जो कस्टमर हैं वो काफी लॉयल हैं. लॉयल मीन्स कि वो हर बार प्रोडक्ट उसी कंपनी से खरीदते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट ही परचेज करते हैं, सेम ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं. उससे क्या होता है कि जब वो रीपरचेज करते हैं, बार बार सेम कस्टमर आते हैं, तो कस्टमर स्विच ओवर नहीं हो रहा, वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा. तो कोई भी कंपनी में अगर कस्टमर बार बार परचेज करते हैं उसी के प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है. जब सेल्स इंक्रीज होती है तो सेल्स का रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे. और जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली हर एक जिस भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसकी गुडविल जो है वो एनहांस होगी. ठीक है. तो ये सारा एक साइकिल है कि कंपनी में एक लॉयल कस्टमर बेस है. लॉयल वही कस्टमर है जो कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीदता है, दूसरी कंपनी के नहीं खरीदता. परचेज से सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, सेल्स से प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट्स का किसका प्रॉफिट से क्या बनता है? गुडविल. तो एक कंपनी की जब गुडविल बन जाती है, उस गुडविल के बेस पे भी वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती है या उसको इंक्रीज कर सकती है.
गुडविल बनाना इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन की एज है, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, और इतने कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर सरवाइव करना, रह पाना, अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गुडविल को अच्छा बनाया हुआ है, उसकी गुडविल से उसके कस्टमर बड़े लॉयल हैं, उसका एक रेपुटेशन है। और रेपुटेशन किस वजह से हो सकता है? उसकी हाई क्वालिटी गुड्स हो सकती हैं, उसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है, या उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, काफी कंफर्टेबल है, और कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है उस प्रोडक्ट से। तो रीजन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गुडविल जो है हर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से अबव प्रॉफिट यानी कि सुपर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए कंपनी में गुडविल होना जरूरी है। देखिए, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैपिटल की। लेकिन जब किसी भी बिजनेस के अंदर कैपिटल आती है, कैपिटल कैश फॉर्म में है, तो कैश अपने आप में काम नहीं करता। ठीक है, कैश को में से क्या करना पड़ता है? कैश से एसेट्स परचेज करनी पड़ती हैं, कैपिटल से एसेट्स परचेज करनी पड़ती हैं, और उन एसेट्स की हेल्प से बिजनेस को किया जाता है, चलाया जाता है। तो जब बिजनेस को उन एसेट्स की हेल्प से कोई भी बिजनेसमैन चला रहा है, उससे कर रहा है, तो उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो इसका मतलब हम एसेट किसे कहते हैं? कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी सहायता से कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को अर्न करता है। ठीक है, तो वहीं पर गुडविल को भी हम एक एसेट ही कंसीडर करते हैं, कि गुडविल भी एक एसेट है, क्योंकि गुडविल की हेल्प से हर एक बिजनेस जो है अपने प्रॉफिट को अर्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बारे में और बात करें कि एसेट्स तो हमने ले ली, लेकिन हर एक बिजनेस में देखिए एसेट होती है, एसेट तो हर एक बिजनेसमैन को खरीदनी पड़ेगी। लेकिन फिर ऐसा क्या रीजन होता है कि सेम एसेट्स है, लेकिन एक बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन दूसरे बिजनेस में उतना नहीं है? वो है गुडविल। वो गुडविल की वजह से है। और वो गुडविल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, एक बिजनेस जो है वो पिछले 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से मार्केट में है, और एक बिजनेस को अभी स्टार्ट हुए 1 साल ही हुआ है। तो मान लीजिए दोनों का कैपिटल का जो अमाउंट है, द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सेम, कि जो 10 साल से काम कर रहा है उसने भी सेम कैपिटल लगाया है, और जो पिछले 1 साल से काम कर रहा है, अभी 1 साल से मार्केट में आया है, उसने भी सेम कैपिटल लगाया है। लेकिन ये हो सकता है कि जो 10 साल वाला यानी कि जो पुराना बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट हो रहा हो 5 लाख रुपीज का, लेकिन जो अभी नया मार्केट के अंदर आया है उसके पास प्रॉफिट केवल 1 लाख रुपीज का हो, जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट हो उस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो इंडस्ट्री के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पा रहा है, लेकिन एक बिजनेसमैन जो कि पिछले 10 साल से है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? 4 लाख रुपीज। वो 5 लाख कमा रहा है, और नॉर्मल 1 लाख है जो कि नया बिजनेस अर्न कर रहा है। लेकिन सेम कैपिटल के ऊपर दोनों के प्रॉफिट की अमाउंट में फर्क है। ये जो प्रॉफिट की अमाउंट में डिफरेंस है, जो कि अबव है 4 लाख रुपीज, दिस इज बिकॉज, क्योंकि उसने 10 साल तक मेहनत की है, उसने बिजनेस में अपना नाम बनाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, उसने हार्ड वर्क किया है। तो जो उसने हार्ड वर्क किया, जो उसने एफर्ट्स लगाए, जो उसने कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप किया, कस्टमर बेस बनाया, लॉयल कस्टमर बनाए, अपने ब्रांड को पॉपुलर किया, ब्रांड नेम बनाया, अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मेंटेन करके रखी, और इतने सारे कंपटीशन के अंदर भी वो अगर अब सरवाइव अभी तक कर पा रहा है, और प्रॉफिट्स का उसके लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है उसका हार्ड वर्क, उसकी रेपुटेशन। और ये जो हार्ड वर्क है वो, या ये जो रेपुटेशन है वो उसके हार्ड वर्क से, उसके एफर्ट से ही बनी है। और वो जो उसने हार्ड वर्क किया है, जिससे उसने अपना रेपुटेशन बनाया है, तो उस चीज के ऊपर वो फिर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है, जिसे हम कहते हैं गुडविल। जैसे हम कहते हैं ना कि हार्ड वर्क जो है दैट पेज अ लॉट, कि हार्ड वर्क हमेशा हमें पे करता है। तो यहाँ पर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन
अगर अपने बिजनेस के अंदर हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, अच्छे से पूरी मेहनत से करता है, तो वो उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी रेपुटेशन को बिल्डअप कर रहे हैं, उसके ट्रस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, और वो फिर अल्टीमेटली उसकी गुडविल बन जाती है, और एक बार गुडविल बन जाती है तो फिर मार्केट के अंदर उसको अपने आप को रखना, मेंटेन करना इजी हो जाता है, जिसके बेस पे वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। क्लियर? आप इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, लेट इट बी ए शर्ट। आपने एक शर्ट खरीदनी है, आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में देखते हैं कि देर आर सो मेनी शॉप्स, सो मेनी एजेंसीज, सो मेनी शोरूम्स आर देयर। तो इतनी ज्यादा एजेंसीज हैं, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, बट स्टिल आप एक ही शॉप पे जाते हैं, उस शॉप से आप उस शर्ट को परचेज करते हैं, या आपको एक ही ब्रांड का शर्ट लेना है, ठीक है, आप पिछले कई सालों से सेम ब्रांड का शर्ट पहन रहे हैं, तो आप उसी ब्रांड का खरीदते हैं। क्यों आप रीपरचेज कर रहे हैं? बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सेटिस्फाइड विद द शॉप। ठीक है, आप उस शॉप से या उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि आपको ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी क्वालिटी से हो सकता है, आप शॉपकीपर के बिहेवियर से हो सकता है, या उसके ब्रांड से हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा चीज होगी जो चीज आपको बार बार उस शॉपकीपर के पास या उस ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, वो क्या है? वो है उस सेलर का रेपुटेशन। ठीक है, कि उसका मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन है, जिसके बेस पे वो प्रॉफिट अर्न करता है। आप इसको एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म को भी जहाँ पे फिल्म बनाई जाती है, फिल्म मेकिंग होती है, तो उसको भी हम एक इंडस्ट्री का नाम देते हैं, क्योंकि डिफरेंट फर्म्स होती हैं, डिफरेंट कंपनीज आते हैं जो कि मूवीज बनाती हैं, मूवीज का प्रोडक्शन करती है। तो उसमें आप देखिए कि बहुत सारे आजकल एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को जो अमाउंट पे किया जाता है, वो उनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे है? अब एक अमाउंट तो शाहरुख खान को दिया जा रहा है, एक अमाउंट दिया जा रहा है अमिताभ को, या एक अमाउंट दिया जाता है किसी और ऐसे एक्टर को कि जो अभी इंडस्ट्री में नया आया है, जिसकी ज्यादा पहचान अभी नहीं बनी। यानी कि जो एक्टर्स पुराने हैं, जिनका पता है कि ये हिट एक्टर्स हैं, इनकी मूवीज हिट होती हैं, उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया है, अपना गुडविल बनाया है, और उसी गुडविल के बेस पे वो ज्यादा अमाउंट लेने में कैपेबल है, इसीलिए वो प्रोड्यूसर से बाकी एक्टर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, और वी कैन से बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। तो गुडविल देखिए, goodwill exists when the firm earns super profits, and any firm which is earning only normal profit or incurring losses has no goodwill। कि अगर किसी कंपनी के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट है, मतलब सुपर प्रॉफिट है, तो वहां पर गुडविल होगी। लेकिन अगर किसी कंपनी में या तो नॉर्मल है, या वो लॉसेस इनकर कर रही है, वहां पर लॉस ही चल रहा है, तो वहां पर कोई भी गुडविल नहीं होगी। Goodwill consists of the advantages of business, has no connection with its customer, employees and outside parties with whom it has no contact। ठीक है, that is why it was defined as the probability of old customer will resort to the old place। इसलिए old customer हमेशा पुरानी जगह पर ही जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक ही जगह से, एक ही शॉप से, एक ही शॉपकीपर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको लगता है कि वहां पे खरीदना ज्यादा कन्वीनियंट है, आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वहां पर, या एक ही ब्रांड का खरीदते हैं, आपको पता है कि उस ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, तो हमेशा पुराने कस्टमर्स पुराने ही जगह पर जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। हमने कई बार सुना है, या आपके घर में भी कहते होंगे कि इस शॉप से तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी सामान खरीदा, हमारे पेरेंट्स ने भी खरीदा, अब हम भी यहीं से सामान खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस शॉप में या उस ब्रांड में, जो भी ब्रांड है, उस शॉपकीपर ने अपनी कुछ ऐसी ट्रस्ट आपस में बनाया है फैमिली के साथ, एक ट्रस्ट क्रिएट किया है, जो कि अल्टीमेटली गुडविल में कन्वर्ट हो गया। और उस गुडविल के बेस पे हम, हमारी फैमिली में जितनी भी जनरेशन है, वो वहीं पे जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करती हैं। और इसके साथ देखिए एक चीज और पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है, कि जनरेशन्स तो चेंज हो रही हैं, लेकिन बिजनेस भी सरवाइव कर रहा है।
जनरेशन्स तो तभी जाएंगी ना जब बिजनेस सरवाइव करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा बिजनेस नहीं सरवाइव किया, अगर वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक ही रहता, तो फिर कोई उस बिजनेस की गुडविल नहीं थी। लेकिन जो बिजनेस भी 3 जनरेशन तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भी अपनी मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने एफर्ट्स हैं, जिससे उसने अपनी गुडविल को क्रिएट किया है। क्लियर? देन when a person pays for goodwill, he pays for something which places him in position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. Goodwill is thus the present value of a firm's anticipated supernormal earnings. कि goodwill ultimately क्या चीज है? किसी भी बिजनेस की जो सुपर नॉर्मल अर्निंग्स है, मतलब नॉर्मल अर्निंग से ऊपर वाली अर्निंग्स जितनी भी हैं, वो उसकी गुडविल के कारण है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ गुडविल। डेफिनेशन ऑफ गुडविल में देखिए, अगर हम एक इसकी बात करें, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शंस एंड द रेपुटेशन। कि किसी भी बिजनेस में उसके क्या क्या कनेक्शंस हैं, किन किन कंपनी से उसके कनेक्शन है, पार्टी से, या जैसे देखिए हमेशा हर बिजनेस जो है अपना कस्टमर बेस भी रखता है कि उसके कस्टमर्स कौन कौन है। तो आप ही देखते हैं जैसे एड्स में आता है कि आपको लगता है कि आपके फेवरेट एक्टर या आपके फेवरेट एक्ट्रेसेस या आपके फेवरेट कोई भी स्पोर्ट्स स्टार हो सकता है, कि वो इस ब्रांड को यूज करता है, मतलब कि उसके कनेक्शन है उस ब्रांड को यूज करने में। अगर वो आपका आप उसको रिलेट कर पाते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है? और जब आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट विल गो टू द कंपनी, और कंपनी की सेल्स इंप्रूव होंगी, सेल्स इंप्रूव होंगी तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज होने से उसकी गुडविल जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो गुडविल क्या होती है? जो कि कनेक्शन और रेपुटेशन से किसी भी बिजनेस को अपना बेनिफिट मिलता है। देन फीचर्स ऑफ गुडविल। जब हम फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल जो है एसेट होती है, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, बट ये कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसे आप ना तो देख सकते हैं, आप उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, which cannot be touched and cannot be seen। तो जब किसी भी ऐसी कोई चीज जिसका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल वो बेनिफिट देने में सहायक है, बेनिफिट देती है, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज करती है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। ठीक है? तो गुडविल भी पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स की तरह ही एक इंटेंजिबल एसेट है। जब हम एसेट की बात करते हैं, तो एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखते हैं कि हर एक एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और जितना भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट में एसेट्स में से उतने डेप्रिसिएशन से उस एसेट्स की वैल्यू को कम करके शो करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुडविल जो है एक ऐसी एसेट है जो कि इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, तो फिजिकल अपेयरेंस ना होने की वजह से उसमें कोई वियर एंड टीयर नहीं होता, मतलब वो खराब नहीं हो रही, कुछ ऐसा टूट फूट नहीं होती, खराब नहीं कहेंगे हम इसे, बेटर वर्ड वी कैन यूज कि टूट फूट नहीं होती। तो जब उसमें टूट फूट नहीं हो रही, तो वहां पर हम फिट एप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ठीक है? एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, बट एसेट और इंटेंजिबल एसेट होने के बाद यहाँ पर हम उस गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट फीचर इज इट्स वैल्यू टेंड्स टू फ्लक्चुएट। इसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट होने का मतलब है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, वो फिक्स नहीं रहती। इसका सिंपल सा रीजन है, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि गुडविल मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट्स के ऊपर। लेकिन जब किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स ही सेम नहीं रहते, वो ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो गुडविल भी कभी भी सेम नहीं होगी, हमेशा वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। आप ये देखिए किसी भी बिजनेस में और किसी भी सर्विस में यही डिफरेंस है कि सर्विस के अंदर सैलरी मिलती है, सैलरी फिक्स है, पता है कि इतनी सैलरी मिलनी है, आप बता सकते हैं कि इतनी सैलरी है साल की, इतनी 2 साल की है। लेकिन बिजनेस के अंदर जो इनकम होती है
वो इनकम फिक्स नहीं होती। किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं, किसी साल प्रॉफिट कम होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हर साल बराबर नहीं रहते। इसीलिए जब प्रॉफिट्स हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो हमारी गुडविल की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो कब वो ज्यादा वैल्यू कब हम डिटरमिन करते हैं, कब हमें जरूरत पड़ती है, अगर बिजनेस को सेल किया जाए। वैसे तो देखिए अगर बिजनेस नॉर्मल कोर्स में चल रहा है, रूटीन में चल रहा है, तो किसी बिजनेसमैन को कोई जरूरत नहीं है ये जानने की कि उसके बिजनेस के अंदर उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी है। सिंपली वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, सेल्स बढ़ती हैं तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, तो वो उसी के एफर्ट्स करता है। लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी है। लेकिन गुडविल की वैल्यू कब जानने की जरूरत पड़ती है, अगर उस बिजनेस को सेल किया जाता है। सेल करने के टाइम पर कैसे, देखिए किसी भी बिजनेस को जब हम सेल करते हैं तो बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं मेनली, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कोई भी परचेज करने वाला एसेट खरीदता है और लायबिलिटीज को माइनस कर देता है, तो वो एसेट्स की वैल्यू को पे करता है। जब उसने एसेट्स की वैल्यू को पे किया तो उसने जब कंपनी को खरीदा, बिजनेस को खरीदा, तो उसको परचेज कंसिडरेशन देना होता है। परचेज कंसिडरेशन होता है कि खरीदने के लिए कुछ रिटर्न में देना। तो वो जो परचेज कंसिडरेशन है, अगर वो उसकी एक्चुअल नेट जो एसेट्स है, जो नेट एसेट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वो परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो इसका मतलब जो नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू उसने दी है वो किस चीज की दी है, गुडविल की दी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर देखिए एसेट्स तो सभी बिजनेस के अंदर होती हैं। अभी पहले एग्जांपल दिया था कि कैपिटल आता है, कैपिटल से एसेट आती हैं, एसेट से बिजनेस किया जाता है, बिजनेस फिर जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुडविल। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होते हैं देन देयर इज गुडविल। ठीक है, तो किसी बिजनेसमैन ने एफर्ट्स करके, हार्डवर्क करके अपनी गुडविल को बनाया है और वो अपने बिजनेस को सेल कर रहा है, तो वो अपने जब बिजनेस को सेल करता है तो एसेट्स की वैल्यू के साथ साथ वो अपनी गुडविल की वैल्यू को भी लेता है, क्योंकि उस गुडविल के ऊपर खरीदने वाला जो है वो उस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करेगा। देखिए जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दोनों कंपनीज है। व्हाट्सएप को किसने परचेस किया, फेसबुक ने। लेकिन फेसबुक ने जब उसको परचेस किया तो डेफिनेटली उसने गुडविल का वैल्यू भी दिया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में अपने बड़े एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से फेसबुक ने उसे खरीदा। और उसके ऊपर उस जो व्हाट्सएप ने अपनी इमेज बनाई थी मार्केट के अंदर, उस इमेज का, उस रेपुटेशन का फायदा फेसबुक भी ने उठाया होगा। तो जब वो फेसबुक ने वो फायदा उठाना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो जो बेनिफिट लेगा। तो हमेशा किसी भी बिजनेस को जब सेल किया जाता है उसी टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर गुडविल की वैल्यूएशन की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। देन डिफिकल्टी इन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल की वैल्यू को प्लेस करना मतलब बताना जो है मुश्किल है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, टाइम टू टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी, हमेशा गुडविल की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्यों फ्लक्चुएट होगी? क्योंकि गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है प्रॉफिट्स की अमाउंट पे, और हमेशा किसी भी बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट का अमाउंट सेम नहीं है, जैसे आपको बताया कि सैलरी में तो हम बता सकते हैं कि फिक्स सैलरी है कि इतनी सैलरी एक पर्सन को इतने साल में मिली। लेकिन बिजनेस में इनकम फिक्स नहीं होती। तो बिजनेस में जब इनकम फिक्स नहीं है तो फिर कैसे किया जाए? बिजनेस में हम फिर क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है कि पिछले 2 साल, 3 साल या 4 साल के प्रॉफिट्स को देखते हैं कि कितना हुआ, और उन प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं। देन इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। एक एवरेज आ जाती है। तो किसी साल में वो जो एवरेज है, किसी साल में हो सकता है कि उस एवरेज से कम प्रॉफिट हुए हो, और हो सकता है किसी साल में उस एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हुए हो। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं की बात करें कि
आप बीकॉम कर रहे हैं एंड इन बीकॉम यू हैव 6 सेमेस्टर्स। अब आपके 6 सेमेस्टर्स के एग्जाम होंगे और आपके जितने भी 6 सेमेस्टर्स में हैं यू विल हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन ऑल द 6 सेमेस्टर्स। आपकी हर सेमेस्टर में अलग परसेंटेज है। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपके बीकॉम में कितना परसेंट है तो आप क्या बताते हैं? जब कहते हैं ना कि एग्रीगेट करना मतलब एवरेज बताना। एवरेज आप कैसे बताते हैं कि 6 सेमेस्टर्स के मार्क्स को ऐड करके देन डिवाइडेड बाय द 6, या टोटल नंबर्स जो अगर आपने नंबर्स का किया है तो नंबर्स जितने हैं फिर वो टोटल नंबर से करेंगे। ठीक है, मतलब आप एवरेज ले लेते हैं। ऐसा ही सेम केस कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर है कि कंपनी में हर साल डिफरेंट प्रॉफिट है, तो वहां पर फिर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम वहां पर एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। देन नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, कि कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, कि ये नहीं बता सकते कि हाँ ये मेथड सही है ये मेथड नहीं सही है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, लाइक वी हैव एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, weighted average profit method, annuity method, capitalization method, so many methods are there। लेकिन आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं, किस मेथड को आप कह सकते हैं कि ये मेथड जो है इट इज 100% करेक्ट या 100% परफेक्ट, लेकिन दूसरा मेथड उतना परफेक्ट नहीं है। मतलब कोई सब्जेक्टिव ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है एस्टिमेटर टू एस्टिमेटर, कि किसी भी एस्टिमेटर का जजमेंट क्या है। आप जजमेंट से देखिए, अब आपने टीवी पर इतने रियलिटी शोज देखे होंगे। रियलिटी शोज में डांसिंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, एंड देयर आर 3 डिफरेंट जजेस, और हर एक जज की जो जजमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो सेम थी। एक परफॉर्मेंस के ऊपर 3 जजेस का जो जजमेंट है वो डिफरेंट है। अगर मार्क्स दिए जा रहे हैं तो मार्क्स भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल ने थिंग्स को कैसे प्रिसीव किया है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही गुडविल के अंदर जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो गुडविल के वैल्यूएशन करते समय पर कि कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी के अंदर एस्टिमेटर जो कि गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है तो वो किन चीजों को ज्यादा वेटेज देता है, किन चीजों को कम वेटेज देता है, ये उसकी अपनी जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं है। और एक ये भी बात है कि अगर सेम कंपनी है, एक ही कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन के लिए अगर आप 4 एस्टिमेटर्स को बोलते हैं तो चारों एस्टिमेटर्स जो है वो डिफरेंट एस्टिमेट लगाएंगे। सेम कंपनी का गुडविल का एस्टिमेशन 4 एस्टिमेटर्स के द्वारा डिफरेंट 4 जो है हमें गुडविल का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वो उनकी अपनी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको भी आप एक एग्जांपल से फिर से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिश आपने बनानी है और डिश में आप 4 लोगों को कहिए कि आप ये डिश बनाइए। आप उसको चारों को सेम इंग्रेडिएंट्स दीजिए, सेम क्वालिटी के, सेम क्वांटिटी के। ठीक है, एंड विद द सेम रेसिपी, रेसिपी भी सेम है। लेकिन जब वो चारों सेम इंग्रेडिएंट से, सेम रेसिपी से, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, उससे जो भी वो एक बनाते हैं डिश सेम रेसिपी फॉलो करके, लेकिन चारों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल एक जैसी बनी है, एक जैसी नहीं होगी, चारों के टेस्ट में डिफरेंस होगा। ये डिपेंड करता है कि किसने किस तरीके से बनाई है, वो उनका अपना एक मेथड है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक मेथड होगा, और आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये मेथड खराब है ये मेथड ठीक है। हर एक का मेथड अपने तरीके से सही होगा। क्लियर? इसी तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन भी ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, ये एस्टिमेटर टू एस्टिमेटर डिपेंड करेगा। देन अराइजिंग ऑफ गुडविल, गुडविल अराइज कब होती है? गुडविल अराइज कब होती है? वैसे नॉर्मल रूटीन में तो गुडविल की जानने के गुडविल की वैल्यू क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुडविल की वैल्यू कब जानने की जरूरत पड़ती है? अगर किसी बिजनेस को परचेज किया जाता है या सेल। एक ही बात है अगर आप सेल कहें या परचेज कहें, क्योंकि जो सेल करेगा तो हाँ दूसरा परचेज करेगा, कोई परचेज करेगा तो पहले वाला सेल करेगा। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस को परचेज किया जाता है तो उसका परचेज कंसिडरेशन अभी आपको बताया कि परचेज कंसिडरेशन होता है इन रिटर्न जो वैल्यू दी जाती है उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के लिए।
तो अगर वो उसकी नेट एसेट से ज्यादा है, नेट एसेट से ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, इट मीन जितना ज्यादा अमाउंट पे किया जा रहा है, दैट अमाउंट इज पेड फॉर द गुडविल। और ये जो गुडविल का अमाउंट दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस गुडविल के ऊपर जिसने बिजनेस को खरीदा है, वो बिजनेसमैन आने वाले टाइम में अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, अपने प्रॉफिट को अर्न करेगा। पुराने वाले जिस बेचने, मान लीजिए ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने अपने बिजनेस को सेल किया बी लिमिटेड को, तो जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड से बिजनेस खरीद रहा है, तो वो ए लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन में उसकी एसेट्स की वैल्यू के साथ साथ उसकी गुडविल की वैल्यू भी पे करता है, क्योंकि जब बी लिमिटेड के पास वो बिजनेस आ जाएगा, तो वो ए लिमिटेड के द्वारा जो बनाई गई गुडविल है उसके ऊपर वो प्रॉफिट को अर्न करेगा। और ये जो वो प्रॉफिट को अर्न करता है, मतलब कितने साल तक अर्न कर पाएगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस या बाकी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने सालों की गुडविल परचेज की गई है, मतलब कितने सालों तक वो उस गुडविल का बेनिफिट उठा सकता है। कैसे? वो 1 साल हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5, मतलब मैक्सिमम 5 साल तक, क्योंकि दूसरे की मेहनत पे आप ज्यादा से ज्यादा, हद से हद 5 साल तक फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद तो आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद बिजनेस का नाम बनाना पड़ेगा, खुद उसकी गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 साल से ज्यादा वैसे जनरली नहीं होता, 5 साल से हमेशा कम ही रहता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जो टर्म हम यूज करेंगे, उसका मतलब है कि जिसने बिजनेस को खरीदा है, वो बेचने वाले की गुडविल पर कितने साल तक प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। ठीक है, तो वो 3 साल या 4 साल, इसीलिए हम प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जब हम मेथड करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के। वो हम फर्दर करेंगे, तब आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर जो एक टर्म मैं आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में तो हम जनरली कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बहुत इजी है, क्योंकि फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूलाज है, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं एंड यू गेट द आंसर। बट स्टिल थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक्चुअली नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? वन इज द लोकेशन ऑफ बिजनेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बिजनेस की लोकेशन क्या है। अगर बिजनेस बहुत ही सेंट्रलाइज प्लेस पे है, ऐसे प्लेस पे है जहां पर हर कोई जो है इजिली जा सकता है, अप्रोचेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर को वहां पहुंचने में, तो वहां पे जो गुडविल है, वहां पे सेल्स ज्यादा होंगी, क्योंकि ज्यादा कस्टमर आएंगे, कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है। जब कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है, तो ज्यादा कस्टमर्स वहां से गुड्स को परचेज करेंगे, और जितनी ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे, उतना ज्यादा वो बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न करेगा, और जैसे ही प्रॉफिट अर्न होगा, उसका क्या होगा, गुडविल ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चलती हैं। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम कहें कि एक बिजनेस जो है या एक दुकान बहुत ही अंदर इंटीरियर एरिया में जाके है, जहां पर आप अपनी, यू कैन नॉट गो बाय द कार। ठीक है, और वहां से अगर आप सामान खरीद भी ले, मान लीजिए वहां बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, बट आप वहां से सामान खरीद के ला नहीं सकते, क्योंकि आपको वो उठाकर लाना पड़ेगा, आप वहां पे कोई व्हीकल से नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए। आजकल कस्टमर्स अपनी कन्वीनियंस के लिए भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो वहां पर जब कस्टमर जाएगा ही नहीं, या बहुत कम जाएगा, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो जब ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वही होगा कि सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होंगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसकी गुडविल भी जनरेट नहीं होगी। देन इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काम करने वाले कैसे हैं। गुड्स तो बहुत अच्छी बना दी, क्वालिटी गुड्स बना दी, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया,
तो वहां पर भी कंपनी जो है अपनी गुडविल नहीं बना सकती। मैनेजमेंट में भी आप ये देखिए कि आप किसी शॉप में जाते हैं, एजेंसी में जाते हैं, अगर आप बहुत देर से आए हैं, आपको किसी ने अटेंड नहीं किया, आप वेटिंग में ही हैं तब से, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। या कहीं पर आपने कोई सामान खरीदा, तो आपसे सेल्समैन ठीक तरह से बात नहीं कर रहा, वो आपको ठीक से बता नहीं रहा है कि आपको क्या चीज चाहिए, आपकी क्वेरीज को वो सॉल्व नहीं कर रहा। आप अगर बिल की लाइन में खड़े हैं बिलिंग के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा देर तक वेट करनी पड़ रही है, बहुत ही इनकन्वीनियंट है। तो ये होता है टोटल मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, तो वो भी गुडविल को जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन इसके रिवर्स में अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, ठीक है, एक्सपर्ट स्टाफ होगा, एक्सपीरियंस स्टाफ होगा, तो वो ज्यादा गुडविल को जनरेट कर पाएंगे। देन इज द बिजनेस लॉन्गेविटी। बिजनेस लॉन्गेविटी का मतलब है कि बिजनेस कितने लंबे समय तक चल रहा है। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है, कंपेटिटर्स इतने ज्यादा है, तो अगर कोई भी बिजनेस बहुत टाइम से बिजनेस इसी मार्केट में है और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसकी मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है। क्योंकि उसका भी रीजन यही है कि उसका ट्रस्ट है, कस्टमर्स ने ट्रस्ट क्रिएट किया है कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर बार बार उनके गुड्स को परचेज करता है, जिससे सेल्स बढ़ती हैं और अल्टीमेटली सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आप एक इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डाबर का। डाबर देखिए इस चीज को अपनी मार्केटिंग में भी यूज करती है कि 100 वर्षों से आपके साथ, 100 ईयर्स विद यू, 100 ईयर्स, यानी कि वो 100 ईयर्स हो गए उसको मार्केट के अंदर। और जो कंपनी, अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी 100 ईयर्स से मार्केट के अंदर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो है, कस्टमर्स में ट्रस्ट तो है उस प्रोडक्ट, उस कंपनी को लेके या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके। तो बिजनेस ने, यानी कि उस कंपनी ने कुछ तो अपनी ऐसी गुडविल बनाई है जो कि 100 ईयर्स से उसी मार्केट में है। देन इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की नेचर में क्या होता है, कुछ होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं और कस्टमर उनको जल्दी जल्दी रीपरचेज करता है, जैसे शैम्पू, सोप, ऑयल, ये जितना भी आपकी खाने पीने की चीजें होती हैं, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर और सेलर का कांटेक्ट बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जैसे ही एक दूसरे से जल्दी जल्दी मिलते हैं, तो वो एक दूसरे के जल्दी कांटेक्ट में आने से वो एक अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपना रेपुटेशन बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरे एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल होते हैं कि आपने एक बार खरीद लिया तो अभी 10-15 साल कम से कम आप उसको नहीं खरीदने वाले। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गई, कि अगर आपने ऐसी गुड्स खरीद ली, तो इसका मतलब बायर और सेलर का जो कॉन्टेक्ट है वो फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है। सो द बिजनेस विच डील्स विद द डेली यूज प्रोडक्ट विल हैव स्टेबल प्रॉफिट्स एंड डीम्ड सो विल हैव मोर गुडविल। तो उसकी गुडविल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सेलर और बायर का जो कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। नेक्स्ट इज द रिस्क। रिस्क तो देखिए हर एक बिजनेस के अंदर है। बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि रिस्क फ्री है। लेकिन सिर्फ फर्क कहाँ है? रिस्क की डिग्री पर है। किसी बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। लेकिन जिसमें ज्यादा रिस्क होगा वहां पे गुडविल कम होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिस्क होने का मतलब है कि एकदम से लॉस हो सकता है और एकदम से प्रॉफिट हो सकता है। तो ज्यादा रिस्क है, जब एकदम से लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब कि लॉस भी हो सकता है। जब लॉस हो गया तो देन देयर विल बी नो गुडविल, तो गुडविल जीरो हो जाएगी। और दूसरे साल में ज्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक साल में जीरो है प्रॉफिट और एक साल में ज्यादा हो गया, तो आप उनका एवरेज लेंगे, एवरेज तो वही आएगा, एवरेज तो बराबर हो गया। फिर एक साल में नील है, एक साल में है, तो एवरेज तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके रिवर्स में अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क कम है, तो वहां गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल होगी। चाहे धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट स्टिल इट इज अर्निंग प्रॉफिट। तो किसी साल में नील तो नहीं आया, क्योंकि रिस्क कम है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर रही है, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को अर्न करती है, तो डेफिनेटली उससे गुडविल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है।
तो रिस्क में अगर हम बात करते हैं तो जिस बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है वहां गुडविल की वैल्यू कम होगी, और अदर हैंड अगर रिस्क जो है वो कम है तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज द कंपटीशन। कंपटीशन भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो जब कंपटीशन होता है देन इट विल रिड्यूस द गुडविल ऑफ द बिजनेस। कि बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहने के लिए भी कंपनीज का जो, क्योंकि कंपटीशन में उसके प्रॉफिट्स कम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो डेफिनेटली उसकी गुडविल भी रिड्यूस होगी। प्रॉफिट ट्रेंड, प्रॉफिट्स का क्या ट्रेंड है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट हम देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट की पिछले सालों के प्रॉफिट्स को लेते हैं और जितने सालों के प्रॉफिट लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट्स को टोटल करके, तो वो हमारे पास आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रेंड कैसा है, अगर प्रॉफिट ट्रेंड डिक्लाइनिंग पे है तो गुडविल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा तो गुडविल कैसे बढ़ेगी। एट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि अगर प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो डेफिनेटली गुडविल भी इंक्रीज होगी। देन इज द लाइसेंस। लाइसेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट पूरी चेकिंग के बाद, कई डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कुछ गवर्नमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को से सेटिस्फाई होने के बाद गवर्नमेंट जो है लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो किसी बिजनेस के पास अगर लाइसेंस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कस्टमर्स के मन में आता है, उन्हें वो बिजनेस ज्यादा रिलायबल लगता है क्योंकि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया है। तो अगर ऐसे कोई बिजनेस होते हैं जिसमें कि लाइसेंस होता है वहां पर गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन उसके अलग अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई भी बिजनेस जो है ज्यादा गुडविल अर्न नहीं कर सकता। देन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, कि रिक्वायरमेंट क्या है कैपिटल की, वो भी गुडविल को अफेक्ट करती है। इफ द टू फर्म्स अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न, the business with the lesser capital will enjoy more goodwill। कि देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न की। एक तो होता है कि अगर सेम अमाउंट का कैपिटल लगा है और एक में मिल रहा है 10% रेट ऑफ रिटर्न और एक में मिल रहा है 15% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो एक में 10% है एक में 15 है, लेकिन दोनों का कैपिटल सेम है। अगर कैपिटल सेम है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न में फर्क है तो जिसका ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स में बात करें कि उनका दो कंपनीज का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, यानी कि दोनों 10% अर्न कर रही हैं, लेकिन एक ने कैपिटल कम लगाया है और एक ने कैपिटल ज्यादा लगाया है, तो जो कम कैपिटल पे 10% अर्न कर रही है कंपैरेटिवली वो बेटर पोजीशन में है जो कि ज्यादा कैपिटल लगा के सेम अमाउंट से रेट ऑफ रिटर्न ले रही है। ठीक है, तो कैपिटल कम लगा है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न दोनों का सेम है, तो जिस कंपनी का कैपिटल कम लगा होगा डेफिनेटली उसकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो कम कैपिटल लगाने के बाद भी उतना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने में कैपेबल है जितना कि दूसरी कंपनी जो कि ज्यादा कैपिटल लगाकर अर्न कर रही है। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आ जाता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, की कई हाईली एडवांस टेक्निकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उससे भी कंपनी की गुडविल बनती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसे कहते हैं, रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, and relation between the employee and relation between the employer and employer। हर एक बिजनेस के अंदर देखिए दो पार्टीज तो होती हैं, एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय, लेकिन एक बिजनेस में एम्प्लॉयर भी एक नहीं हो सकता और एम्प्लॉय भी एक नहीं हो सकता, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। तो सबका आपस में रिलेशनशिप, आपस में कैसे, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ, इन सब का रिलेशन आपस में जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कोई अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इनका रिलेशन अच्छा है तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वहां पे पीसफुली काम चलता है, कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं होता, कोई लॉकआउट्स नहीं होते, तो इसका मतलब कि वहां पे सब ठीक चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट उसकी गुडविल भी अच्छी है।
देन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हम बताए, जो पहले बात कर चुके हैं कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट डेफिनेटली इससे कंपनी की गुडविल में इंक्रीज होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर कोई कंपनी लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है, यानी कि कस्टमर्स की क्या चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रही है, उनको डेवलप कर रही है, और फिर कस्टमर्स का फीडबैक ले रही है, वो पूरी रिसर्च की जा रही है, तो पूरा मार्केट का रिसर्च किया जा रहा है, कस्टमर की चॉइसेस का रिसर्च किया जा रहा है, तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कंपनी की गुडविल के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कंपनी की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको अब तक सारे फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज द ओकेजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से ऐसे ओकेजन होते हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? मैंने बताया था कि मेनली गुडविल का वैल्यूएशन होता है सेल या परचेज के टाइम पे, या तो बिजनेस को कोई सेल कर रहा है या कोई बिजनेस को परचेज कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं, डिफरेंट टाइप के बिजनेस, जैसे सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी का टाइप है एक बिजनेस करने का। तो सोल ट्रेडरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस, की जब वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है, डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर वो अकेले काम नहीं करना चाहता, वो किसी पार्टनर को लाना चाहता है, तो जब पार्टनर आएगा तो वो भी तभी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वेल्थ टैक्स का असेसमेंट करना है, उस टाइम पर भी देखा जाता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। एंड इन द पार्टनरशिप फर्म्स में आपने फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप अकाउंट्स किया था, उसमें आपको पता होगा कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कब करते हैं? ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एंड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंज किया जाता है, या पार्टनरशिप फर्म का एमिलगमेशन होता है, या पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ऐसा कोई ओकेजन है, उस टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। देन इन द कंपनी, नेक्स्ट फॉर्म क्या है? बिजनेस की कंपनी का फॉर्म है अगर, तो वहां पर कब किया जाता है गुडविल का वैल्यूएशन? एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन, मर्जर एंड टेक ओवर। ठीक है। देन एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ इन द अदर कंपनी, अगर कोई दूसरी कंपनी एक्विजिशन कर रही है, एमलगमेशन किया जाए, मर्जर किया जाए, टेक ओवर किया जाए, एक्विजिशन किया जाए, या एट द टाइम ऑफ द टेक ओवर ऑफ द बिजनेस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बिजनेस को टेक ओवर करना है, तो उन उस समय पर, या ये सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप्स क्या है? देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज द परचेज एंड सेकंड इज द जनरेटेड। परचेज होती है कि जैसे अभी आपको बताया कि जब बिजनेस को परचेज किया जाता है तो उसकी गुडविल को भी परचेज करते हैं, यानी कि किसी बिजनेसमैन ने अपनी अभी गुडविल नहीं बनाई, उसने गुडविल को परचेज किया है, उस टाइप की गुडविल को कहा जाता है परचेज गुडविल। एंड नेक्स्ट इज द जनरेटेड गुडविल। जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? कि उसने गुडविल को क्रिएट किया है, जनरेट किया है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल की दो टाइप है, परचेज एंड जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट कम्स द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड क्या है? हमारे पास कई मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड एंड परचेज मेथड। सो मेनी मेथड्स आर देयर एंड वेरी सिंपल मेथड। बहुत ही, एवरेज प्रॉफिट तो मैंने आपको भी बताया ही है, सुपर प्रॉफिट भी काफी कुछ डिस्कस हो गया इस लेक्चर में। वेटेड एवरेज भी आपने, ये स्टैटिस्टिक्स में आपने वेटेड एवरेज मेथड्स किए होंगे, ये फॉर्मूलाज आपने किए होंगे, लेकिन स्टिल हम ये करेंगे मेथड्स गुडविल की वैल्यूएशन में, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये अब तक समझ आ गया होगा कि बेसिक गुडविल का मीनिंग क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।